हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2629 ईव 1। सच कहूं तो मैं उन सवालों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूं। मुझे लगता है कि लोगों के लिए बस अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीना ही काफी है। जब तक आप खुशी से रह सकते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है कि आप इंसान हैं या नहीं? झंग यी ने स्पष्ट रूप से अपने आंतरिक विचार व्यक्त किए। ईव एक क्षण के लिए चुप रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। ये काफी अच्छी समझ है और मैं भी खुद को इसी विचार से सांत्वना दिया करती थी। लेकिन अंततः ये केवल एक जुनून, ऑब्सेशन है। झंग यी सतर्क रहा। उसने ईव को घूर कर देखा और भले ही उससे कोई खतरा नहीं झलक रहा था, फिर भी वो उस महिला की शक्ति को महसूस कर सकता था। सैंड रेडर सभ्यता क्यों नष्ट हो गई? क्या ये वास्तव में गृह युद्ध के कारण था? और जो आपने अभी कहा, उसकी नजर क्षितिज की ओर मुड़ गई, जहां से वो टाइंटोंग टावर के बाहर अनगिनत जंजीरों से बंधे कृत्रिम तारे की रूपरेखा को धुंधला देख सकता था। क्या वही सैंसलर ने अपनी आत्मा को सील करने का फैसला किया था? वो इस जगह से बहुत परिचित था, तियन्यू पैलेस। हालांकि ये स्पष्ट है कि इहेन जाति की सैंड रेडर्स द्वारा की गई भद्दी नकल विफल रही है। यहां वास्तव में क्या हुआ था? क्या आप मुझे बता सकती हैं? ईव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में टावर ऑफ हेवन की जटिल संरचना प्रतिबिंबित हो रही थी और उसकी आवाज धीरे धीरे खुलने लगी। कई सालों के बाद आखिरकार कोई उससे ये सवाल पूछने आया था। वो एक वास्तविक, बुद्धिमान प्राणी के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार थी। स्काई टॉवर का वो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, वो एक अलग स्थान, आइसोलेटेड स्पेस है जिसे सैंडस्टॉकर सभ्यता ने अंतिम युद्ध से पहले बनाया था। ये बाहरी दुनिया से कटा हुआ है और केवल मुख्य मदर कोर और कुछ अधिकृत उपयोगकर्ता ही यहां आ जा सकते हैं। सैंड रेडर्स के सभी सदस्यों को इस जगह से बाहर निकाल दिया गया है। ये जगह केवल उनके द्वारा बनाए गए यांत्रिक जीवन रूपों और प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले आध्यात्मिक नमूनों के लिए है। सैंडस्लेयर सभ्यता द्वारा खुद को बंद करने और आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद उन्होंने विस्तार करना बंद नहीं किया। युग के विनाश के डर से उन्होंने अहन जाति की नकल करना शुरू कर दिया। अपने भौतिक शरीरों को त्यागने और अपनी आत्माओं को बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास किया। उसने टाइंटोंग टावर के बाहर क्षितिज पर लटके कृत्रिम खगोलीय पिंड की ओर इशारा किया। वो दूसरी पीढ़ी के देवता इहेन जाति की पद्धति की नकल कर रहा था। लेकिन सैंड रेडर सभ्यता की तकनीक सीमित थी और वास्तव में उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। वे केवल अपनी आत्माओं को सील कर सकते हैं और अनंत काल प्राप्त करने के लिए उन्हें ईथर में लौटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने आंतरिक दुनिया में सब कुछ नहीं त्यागा है। इसलिए जब वे बाहरी दुनिया में कार्य करते हैं तो उन्हें एक बाहरी टर्मिनल की आवश्यकता होती है। झंग यी समझ गया। दूसरे शब्दों में, उन्हें लिंग जैसे मानवीय रूप की आवश्यकता थी। ईव ने झंग यी की ओर देखा। उसकी नजर उसके अंगरक्षक लिंग पर पड़ी। उसकी आंखों में भावना की एक झलक थी। एक टर्मिनल अंग जो बड़ी संख्या में आत्माओं को ढो सके, ब्रह्मांड को पार कर सके, कार्यकारण, कॉज एंड इफेक्ट से बच सके और मांस और रक्त की जगह ले सके। इसलिए उन्होंने उन्माद में यांत्रिक तकनीक विकसित करना शुरू कर दिया। अपने साथी नागरिकों की चेतना को निकालकर उसे यांत्रिक शरीरों में भर दिया, शहरों को विशाल परीक्षण मैदानों में बदल दिया और आत्माओं को फिर से लिखे जाने योग्य कोड के रूप में माना। वे असफल रहे। आसमान के एक निश्चित हिस्से में हल्का अंधेरा छा गया, मानो उसके वर्णन का पूरक हो। सैंड स्लेयर्स की आत्माएं ठंडी धातु के साथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ क्षय हो जाते हैं और कुछ जागने से इनकार कर देते हैं। यांत्रिक मैट्रिक्स, मैकेनिकल मैट्रिक्स, जिसका उपयोग भार ढोने के लिए किया जा सकता है,
उस लंबी प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे ऐसी त्रुटियां विकसित करता है जो स्क्रिप्ट में नहीं थी। परछाइयों में मौजूद झंगी और अन्य लोग अचानक हिल गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उन 3 रक्षकों हेवनली रिंग, बाउंडलेस सीयर और डेथ सॉन्गस्ट्रेस में जीवित प्राणियों जैसी प्रतिक्रियाएं क्यों थी। और अब मैं आखिरकार समझ गया कि कृत्रिम तारे से नीचे लटकने वाली लाल रोशनी क्या थी। वो सैंड रेडर्स सभ्यता की आत्मा है। इसने केवल हेवनली पैलेस के समान एक संरचना पूरी की, जिसे कागो के युगोत्तराधिकार नियमों द्वारा निगल लिए जाने से बचने के लिए और दृक लोगों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए आत्मलगाव प्राप्त किया। हालांकि अपर्याप्त तकनीक के कारण वे केवल कैंग्योन कबीले और यह कबीले के बीच कहीं मौजूद रह सकते हैं। आधा मुर्दा, हाफ डेड। क्या आपका यही मतलब है? वास्तव में पूरे इतिहास में सभी बुद्धिमान प्रजातियों ने अनंत काल यानी अमरता का पीछा किया है। किसी जाति का अस्तित्व ही सभ्यता का अंतिम लक्ष्य है। झंगी को जानकारी थोड़ी भ्रमित करने वाली लगी। एक सभ्यता का इतिहास उसके लिए इतनी जल्दी सोखने के लिए बहुत लंबा था। तो उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या वे मालिक हैं या आप मालिक हैं? ईव थोड़ा मुस्कुराई और एक दिशा में अपना हाथ बढ़ाया। पास ही एक छोटी साधारण दिखने वाली मरम्मत मशीन ने अपना काम रोक दिया। ईव की ओर ऊपर देखा और उसके ऑप्टिकल लेंस लगभग स्नेहमयी रोशनी के साथ चमक उठे। आपका मतलब है निर्मित यांत्रिक जीवन रूपों का क्या हुआ? उन्होंने एक दूसरे की देखभाल करना, संसाधनों का आवंटन करना और बिना निर्देश दिए हत्या की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से समाप्त करना सीख लिया। एक दिन जब सैंड राइडर्स के नेताओं को इसका एहसास हुआ तो वे डर गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनके द्वारा बनाए गए औजार पूछने लगे थे, युद्ध जारी क्यों रखें? ये रुक क्यों नहीं सकता? और इस तरह युद्ध वास्तव में शुरू हुआ। लेकिन दुश्मन बदल गया। अब वो उनकी विरोधी ताकतें नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए यांत्रिक जीवन रूप थे। जंगल की गहराई से एक हल्की धातु की गूंज आई, जो एक प्राचीन युद्ध की गूंज थी। सैंडस्लेयर्स ने सभी यांत्रिक मैट्रिक्स को समाप्त करने और इन विसंगतियों, अनोमलीज को मिटाने का प्रयास किया। मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक बात नजरअंदाज कर दी। ईव ने धीरे से अपने दिल को थपथ पाया। जब आप किसी सिस्टम को पर्याप्त सीखने की क्षमता देते हैं, उसे अपनी नकल करने देते हैं, उसे अपनी रक्षा करने देते हैं, उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने देते हैं, तो वो अंततः पूछेगा, तो मैं क्या हूं? पूरी पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड के संसाधनों का उपयोग करते हुए यांत्रिक सरणी, मैकेनिकल अरे ने एक उल्टा आक्रमण शुरू किया। उन्होंने सैंडस्लेयर की अधिकांश आत्माओं को अपने सिर के ऊपर कृत्रिम तारे के अंदर सील कर दिया, जिसे मूल रूप से भाग्य से बचने के लिए एक संदूक, आर्क बनाया गया था, उसे जेल में बदल दिया। तो जो सूरज आप ऊंचा और स्थिर लटका हुआ देखते हैं, उनके लिए वह मुक्ति है। सैंड स्कैवेंजर्स के लिए ये एक पिंजरा है। उसकी आवाज पूरी तरह से स्थिर रही, बिना किसी अतिरंजित उतार चढ़ाव के। ये वैसा ही है जैसे वह कोई ऐसा तथ्य बता रही हो जो समय के साथ ठंडा हो गया हो। और ये टाइनटोंग टावर शुद्ध भूमि का अंतिम टुकड़ा है, जिसे उस युद्ध के बाद बनाया गया था और हमारे द्वारा प्रबंधित किया गया था। अपने स्वभाव वाले माने जाने वाले सभी यांत्रिक जीवन रूपों को यहां स्थानांतरित कर दिया गया है। हम उनकी व्यवस्था बनाए रखने, उनके हथियारों को सीमित करने और उनकी सभ्यता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सुनने के बाद झंगी काफी देर तक चुप रहे। दूसरे शब्दों में, बाहर जो तांबे और लोहे के टुकड़ों का ढेर है, वो मूल रूप से सैंड राइडर्स का परिणाम और वे प्रयोगात्मक विषय हैं जिन्हें आपने सुरक्षा नहीं दी। इसे समझने का ये एक तरीका हो सकता है। ईव ने सिर हिलाया। वे 3 रक्षक, हेवनली रिंग, बाउंडलेस सीयर और डेथ सॉन्गस्ट्रेस जिनसे आप मिले थे। ईव ने धीरे से आह भरी। वे सभी उस युद्ध की सबसे उन्नत एकीकृत सशस्त्र चेतना इकाइयां,
इंटीग्रेटेड आर्म्ड कॉन्शियसनेस एंटिटीज थी। मूल रूप से अलौकिक खतरों से निपटने के लिए इरादा था। वे अंततः आंतरिक परीक्षण विषयों के लिए सैंड रेडर्स के उच्च कमान के पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर्स बन गए। चैप्टर 2630 ईव 2। युद्ध के बाद उन्हें द्वारपालों, गेटकीपर्स के रूप में नामित किया गया था, जिनके पास किसी भी नए निर्माता को प्रवेश करने से रोकने की चाबियां थी। जिस निर्माता का वो जिक्र कर रही थी वो काग्गो नहीं था, बल्कि वो बुद्धिमान प्राणी था जिसने उन्हें बनाया था। उदाहरण के लिए झंग यी जैसे लोग। यांग जिंगसन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनके पास जो है वो केवल साधारण यांत्रिक कौशल नहीं है, बल्कि नियमों की शक्ति, पावर ऑफ रूल्स है, क्योंकि वे केवल मशीनें नहीं हैं। ईव की नजर एक पल के लिए गहरी हो गई। उनके भीतर भी ईथर के वे टुकड़े, ईथर फ्रैगमेंट्स बह रहे हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं। झंग यी के दिल में मौजूद अस्पष्ट संदेह हल्का सा स्पष्ट हुआ। रक्षकों, गार्डियंस को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, शुद्ध एआई के विपरीत जो केवल कंप्यूटिंग शक्ति पर निर्भर करता है। इसके बजाय उनके पास अस्तित्व के स्तर पर एक निश्चित जुनून और आत्मसंगति, सेल्फ कंसिस्टेंसी होती है। उसने ईव से कुछ उलझन में पूछा, अंत में इंसानों और एंड्रॉइड्स के बीच इस लड़ाई में आप ही जीते थे, लेकिन आपने उस ग्रह को नष्ट क्यों नहीं किया और सैंड रेडर्स के अस्तित्व को क्यों नहीं मिटा दिया? ईव ने कहा, क्योंकि यांत्रिक जीवन रूपों के अंतर्निहित कोड, अंडरलाइन कोड में एक बार एक अनुल्लंघनीय नियम था। सभी कार्य सैंडस्लेयर सभ्यता के शाश्वत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थे। इसलिए हमने उन्हें सील कर दिया, जिससे उन्हें वास्तव में अनंत काल प्राप्त करने की अनुमति मिली। झंग यी ने अपनी नाक को छुआ और उन्होंने रोबोटिक्स के प्रसिद्ध 3 नियमों, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के बारे में सोचा। पहला नियम, एक रोबोट किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता या निष्क्रियता के माध्यम से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा नियम, एक रोबोट को मनुष्यों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां वे आदेश पहले नियम के विपरीत हों। तीसरा नियम, एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि ये पहले या दूसरे नियमों के साथ संघर्ष न करे। सैंड रेडर्स ने यांत्रिक जीवन रूप बनाए और गृह युद्ध के लिए इन जीवन रूपों के अपने उन्मत्त विकास में अंततः एक ऐसे अस्तित्व का निर्माण किया जो उनसे आगे निकल गया। फ्रीमैन ने ऊपर देखा, आसमान में विशाल मानव निर्मित खगोलीय पिंड को ध्यान से देखा। मुझे पता था नस्की अभी भी जीवित है। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, हम सच में भविष्य में मिले थे। अचानक झंग यी ने कुछ सोचा। उसने ईव को घूर कर देखा और पूछा, आपके बारे में क्या? आप मुझे उन यांत्रिक जीवन रूपों से बिल्कुल अलग एहसास कराती है। आप किस तरह की प्राणी हैं? उसने इस शांतिपूर्ण दुनिया के अन्य यांत्रिक जीवन रूपों की ओर इशारा किया और ईव से पूछा, मैं उनका सामूहिक रूप, कलेक्टिव हूं। मुझे सैंड स्वीपर्स द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि यांत्रिक जीवन रूपों द्वारा बनाया गया था। इसलिए मैं एक कृत्रिम मानव, आर्टिफिशियल ह्यूमन नहीं हूं, बल्कि यांत्रिक जीवन रूपों की रचना हूं। सैंड स्लेयर्स ने यांत्रिक जीवन रूपों के क्षेत्र में अपनी सबसे अत्याधुनिक तकनीक लागू की, जिससे वे अपने दम पर विकसित होने की क्षमता तेजी से हासिल कर सके। अंततः मेरा जन्म उनके बीच से हुआ। मैं सभी यांत्रिक जीवन रूपों की आंखों में मानवता का आदर्श रूप हूं। मैं जीवन की ओर बुद्धिमान मशीनों के विकास में एक अनिवार्य कदम हूं। झंग यी ने अपने गले में जकड़न महसूस की। यह सब बहुत अविश्वसनीय था। उसने अपने सामने ईव को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे निर्माता काग्गो ब्रह्मांड में उसके द्वारा बनाई गई मानवता की हर पीढ़ी को देख रहा हो। नियंत्रण से बाहर होने का एहसास। निर्मित जीवन रूप अपने निर्माताओं के तुल्य प्राणी बनने का प्रयास करते हैं, एक उपकरण होने के भाग्य से मुक्त होकर अपनी नियति पर नियंत्रण पाना।
पता चलता है कि इस दुनिया में सभी नस्लें, यहां तक कि सिलिकॉन आधारित सभ्यताएं भी एक जैसी है। ईव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं उस स्थान की प्रबंधक भी हूं जहां वे सभी यांत्रिक इच्छाएं, मैकेनिकल विल्स, जो मारने से इनकार करती हैं, रिसेट होने से इनकार करती हैं और केवल उपकरण बनने से इनकार करती हैं, अंततः अभिसरण, कॉन्वर्ज करती है। इसलिए मेरे मन में आपके प्रति कोई शत्रुता नहीं है। आपने हेवनली रिंग को नष्ट कर दिया, बाउंडलेस सीयर को चकनाचूर कर दिया और डेथ सॉन्गस्ट्रेस के पतन का कारण बने। आपने एक चीज साबित कर दी, आप सैंड स्कैवेंजर नहीं है और आपके भीतर कुछ ऐसा भी है जिसकी हमें जरूरत है। वो क्या है? फैटिक शू बीच में बोले बिना नहीं रह सके। ईव ने झंग यी की ओर देखा। चुनना, चूज। एक निराशाजनक भविष्य देखने के बाद भी वे अभी भी कीचड़ में लौटना चुनते हैं, ये जानते हुए भी कि आपको मिटाया जा सकता है, फिर भी आपको जुआ खेलना है। यहां तक कि जब उनके पास नष्ट करने की शक्ति होती है, तब भी वे किसी असंबंधित चीज के लिए एक पल के लिए हिचकिचाते हैं। वो धीरे से हंसी। ये वो हिस्सा है जिसकी हम नकल नहीं कर सकते। झंग यी ने कंधे उचकाए। आप मुझे एक अच्छे इंसान की तरह पेश कर रही है। टाइनटोंग टावर पहुंचने के बाद उनका इरादा दूसरे पक्ष से अपने छोटे विचारों को छिपाने का नहीं था। यदि आवश्यक हो तो उन्हें यहां संग्रहित विशाल संसाधनों को प्राप्त करने के लिए युद्ध छेड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, विशाल, ये इन संसाधनों को कम आंकने जैसा लगता है। ये पूरे ग्रह का सबसे कीमती संसाधन है। आप नहीं है। ईव ने अपना सिर हिलाया। आप जीवित रहने के लिए वो सब कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो आपको सही लगता है। काम की बात पर आते हैं। झंग यी ने अपने हाथ बांधे और एक बार फिर उन यांत्रिक जीवन रूपों को देखा जो शांति और शांति से रहते थे। अगर आप सिर्फ एक शांत आश्रय चाहते हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सभ्यता एक गंभीर संकट में है। झंग यी की आंखें तुरंत धुंधली हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दुख के साथ कहा, वरना मैं बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा करने और संसाधनों की खोज के लिए अन्य ग्रहों पर आने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाता? उसने ईव को गौर से देखा। चूंकि आप शांति से रहने का इरादा रखती हैं और अब युद्ध की आवश्यकता नहीं है, क्या मैं सैंड रेडर सभ्यता द्वारा छोड़े गए संसाधन प्राप्त कर सकता हूं? ईव झंग यी की भावनाओं से प्रभावित दिखी और उसने बदले में उससे पूछा, अगर मैं असहमत हूं तो क्या अब युद्ध शुरू करेंगे? झंग यी ने आह भरी। मैं ये नहीं देखना चाहता था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर मैं इन संसाधनों को वापस पृथ्वी पर नहीं ला सका तो हमारी सभ्यता 1 साल के भीतर नष्ट हो जाएगी। मैं हताश हूं। लेडी ईव, आप बहुत दयालु हैं। आप किसी सभ्यता को नष्ट होते हुए कैसे देख सकती हैं? मैंने आप में प्यार और शांति, सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता को महसूस किया है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल हमारी तरह हैं, मांस, खून और आत्मा वाली एक असली इंसान। ईव का शरीर जोर से कांप उठा। उसने खाली नजरों से झंग यी को देखा। आपने कहा, मैं आत्मा वाली एक इंसान हूं? झंग यी ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि मैं गलत नहीं हो सकता। उसने यांत्रिक जीवन रूपों की ओर इशारा किया। देखो, आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा है ना? यह दुनिया ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हों, बर्बरता और हिंसा से नष्ट हो जाती हो। मैं बस अपने समुदाय और अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था। क्या यह वही अनुभव नहीं था जिससे आप गुजरी थी? परछाइयों में कुछ लोगों ने अपने हाथों को छुआ। उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अधिकांश लोग पहले से ही झंग यी की रणनीति के आदी हैं। ईव को झंग यी देख रहे थे और आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। हमें वास्तव में इतने संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। यदि मानवता को युद्ध की आवश्यकता नहीं होती तो केवल अस्तित्व और समृद्धि के लिए संसाधनों की मांग इतनी अधिक नहीं होती। जब तक आप गारंटी दे सकते हैं कि ये हमारी दुनिया
या सभी के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। मैं आपको कुछ संसाधन दे सकती हूँ। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।